हेलो एवरीवन, वेलकम टू म्यूजिक थ्योरी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पेपर आपका आ गया है 22 तारीख का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू। ठीक है, 2025 दिसंबर 2025 में जो पेपर हुआ था आज उसको सोल्व करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको आज ही याद करवा देंगे उस पेपर के। ठीक है, तो ये हमारा बैच है। आप ज्वाइन करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे अचीवर्स हैं इनके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक अवनद वाद्य यंत्र को चिन्हित कीजिए। लोक वाद्य यंत्र, तो उसमें से आएगा आपका मृदंगम, घटम, तबला। ये तो सारे आपके शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। लोक वाद्य है आपका उरूमी। उरूमी, और ये कहाँ का है? ये दक्षिण का है, और दक्षिण में भी तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का। क्लियर? उरूमी कहाँ का है? तमिलनाडु का। मृदंगम, घटम और तबला ये क्या है आपकी? ये शास्त्रीय वाद्य है, अवनद वाद्य है। लेकिन लोक वाद्य क्या है? उरूमी कहाँ का है? तमिलनाडु का। ढोलक की तरह होता है, ये दो तरफ से बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को छाटिए। तो आपका है घटम, भैरी और तविल। ये सारे आपके जो है इंस्ट्रूमेंट है। प्लावित क्या है आपका? प्लावित क्या है? हसव, दीर्घ, दीर्घ और प्लावित। ठीक है, ये आपकी मात्राएं जो है काल को मापने के लिए होता है। प्लावित में मात्राएं कितनी होती है? प्लावित में 3 मात्राएं होती है। हसव में 1 होती है, दीर्घ में 2 होती है, प्लावित में कितनी होती है? 3 होती है। क्लियर? तो इनमें से अलग क्या है? प्लावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा राग स्त्रीय राग है? स्त्री राग, अब आपने करवाया था मैंने बैच में कि शिव के मुख से कौन कौन से राग निकले थे? श्री, बसंत, भैरव, हिंडोल, पंचम, मेघ। ठीक है, तो वो सारे कौन से थे आपके? पुरुष राग। इसमें क्या है? मालवी राग क्या आएगा आपका? स्त्री राग आएगा। बाकी जो मेघ है, हिंडोल है, बसंत है, ये सारे आपके क्या है? पुरुष राग है। मालवी राग क्या है आपका? स्त्री राग है। ठीक है, तो शिव के मुख वाले राग आप याद रखना, ये सारे के सारे क्या है? पुरुष राग है। तो वही है ये मेघ, हिंडोल, बसंत। ठीक है, श्री, दीपक। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कर्नाटक संगीत में हिंदुस्तानी काफी थाट के समान राग कौन सा है? तो खरर प्रिया आपका इसमें आएगा आंसर। खरर प्रिया किसके समान है? काफी थाट के समान है। कई बार पढ़ाया है, मैराथन में भी बार बार मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैच में भी बता रहा था कि यही इंपॉर्टेंट है। काफी थाट सबसे इंपॉर्टेंट है, खरर प्रिया। दूसरा है आपका रसिक प्रिया। क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। रसिक प्रिया क्या है? जो आपके 72 मेल है उनमें 72वां जो लास्ट वाला मेल है उसका नाम क्या है? रसिक प्रिय है। क्लियर? पहले मेल का क्या नाम है? फर्स्ट मेल क्या है? फर्स्ट मेल का नाम है कनकांबी। कनकांबी। क्लियर? 72वें मेल का नाम है रसिक प्रिय। काफी थाट के समान कौन सा है अपना? खरर प्रिय है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से बंगाल का लोकगीत कौन सा है? ठीक है, तो बंगाल का आप में पनियारी कहाँ का है? पनियारी तो पता ही होगा, पनियारी है आपका राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का पनियारी है। सोहर कहाँ का है? सोहर है आपका बिहार का है, सोहर। ठीक है, भारुड़ कहाँ का है? भारुड़ है आपका महाराष्ट्र का। भारुड़ महाराष्ट्र का है। ठीक है, और सोहर बिहार और यूपी में भी सोहर जो है गाया जाता है। तो आपका बचा कौन सा? तुशुगान। तुशुगान कहाँ है आपका? ये आपका बंगाल का है। ठीक है, देखो ऐसे अगर क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है, पीवाईक्यू लगाने का जो है सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आप एमसीक्यू लगा रहे हो तो आपको जो सारे के सारे 4 के 4 ऑप्शन है ना, उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखा उसका एक आंसर रट्टा मार लिया और काम चल गया। नहीं, तो ये क्वेश्चन आएंगे घूम फिर के इन्हीं ऑप्शंस में से आएंगे। जो ऑप्शंस आए हुए हैं ना, जो 4 ऑप्शन है ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना जितना क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट है, बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से घूम फिर के इन्हीं में से घूम फिर के आएगा, तो बाकी 3 का भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो फिर जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? चलिए
अगला है आपका कर्नाटक पद्धति में वर्णित सप्त तालों में से भिन्न ताल को चयनित कीजिए। अब सप्त तालों को याद करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है, सप्त ताल कैसे याद करेंगे, बताया था, ध्रुव, मठ, रूपक, जप, 3 8 1, ठीक है। क्या थी सप्त ताल? ध्रुव, मठ, रूपक, जप, 3 8 1, त्रिताल, 3 8 और 1 करवाया था ये, ठीक है। इन शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ध्रुव, मठ, रूपक, जप, ठीक है। मैराथन में भी करवाया था, ध्रुव, मठ, रूपक, जप, 3 8 1, ठीक है। या फिर स्टोरी से भी याद कर सकते हो कि ध्रुव नाम का एक लड़का था, मठ में जाके रूप बदल लिया उसने, जप जब से उसने रूप बदल लिया जब से, लास्ट में 3 8 1 तो है ही, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से हैं? इसमें रूपक है, जंप है, त्रिपुट है, आदि ताल इसमें क्या आएगी आपकी? भिन्न है, ठीक है, आदि ताल नहीं होती है। 7 ताल कौन कौन सी होती है? ध्रुव, मठ, रूपक, जप, 3 8 1। क्लियर? चलिए, इनके इनके साइन भी ऐसे ही याद करने बताए थे, ठीक है। 10 11 फिर 101, फिर 10 के ऊपर अणुदूर्त का साइन आ जाएगा, ठीक है। कटप्यादि में वाचस्पति मेल की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, कटप्यादि अवस्था में वाचस्पति मेल है वो 64वें स्थान पर आता है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होगी? 64 होगी। क्लियर? ताल त्रिताल में एक ताल को बोलने से कितने आवर्तन पश्चात सम आएगा? अब देखो, ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको करना है कि पहले तो दोनों तालों की मात्राओं को पता होना चाहिए आपको। 3 ताल कितनी मात्रा की है? 16 मात्रा की। 1 ताल कितनी मात्रा की है? 12 मात्रा की, ठीक है। तो 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, उनकी टेबल लिख लीजिए। उसके बाद एक ताल की लिखिए, 12 12 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 48 48 सेम आ गए। आवर्तन कितना है? पहला आवर्तन, दूसरा आवर्तन, तीसरा आवर्तन, चौथा आवर्तन। फोर्थ आवर्तन पर आ गई तो आंसर क्या आएगा? चौथे आवर्तन के बाद दोनों क्या होंगी? सम सेम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? दोनों तालों की आपको मात्राएं पता होनी चाहिए, उनको गिनती लिख, उनकी आगे टेबल लिख लीजिए। जहां पर सेम आ गया वहीं उतने ही आवर्तन के बाद जो है वो दोनों मात्राएं सेम आके उनका सम पे आ जाएंगी। क्लियर? चलिए, उसके बाद है 5/4 लहकारी क्या होती है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि 5/4 लहकारी को बोलते क्या है? 5/4 लहकारी को बोलेंगे कुआड। आड़, बियाड़, कुआड सुना होगा, ठीक है। अब कुआड लहकारी कौन सी होती है? सवागुण की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सवागुण। पौने गुण कितनी होती है? 3/4 पौने गुण होती है। आड़ क्या होता है? आड़, बियाड़, कुआड होता है। आड़ क्या होता है? आड़ होती है 1.5 गुना, तो 3/2 आपकी क्या आएगी? 1.5 गुना, ठीक है। पौने 2 गुण, इसको बियाड़ बोलते हैं, बियाड़। बियाड़ बियाड़ कितनी होती है? 7/4, ये आपकी बियाड़ होती है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? सवागुण। 5/4 लहकारी का नाम क्या है? कुआड, कुआड लहकारी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दत्त संकलन में संबंध संबंध नहीं है? संकलन क्या होता है? कलेक्शन में। तो कलेक्शन में आप किस किस को नहीं रख सकते हैं? किस को? देखिए, व्यक्तिगत साक्षात्कार को रख सकते हैं, प्रश्नावली को रख सकते हैं, फील्ड वर्क को रख सकते हैं, लेकिन आपका जो है एपीए, एमएलए, शिकागो, ये सब आपकी क्या है? ये आपके रेफरेंसेस स्टाइल है, ठीक है, रेफरेंसेस स्टाइल है। तो इनको आप कलेक्शन में नहीं रख सकते। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर है? आपने फर्स्ट पेपर में ये पढ़ा होगा, रिसर्च वाले, रिसर्च एप्टीट्यूड में। क्लियर? उसके बाद है शोध में आपके 2 कथन दिए गए हैं और उनका रिलेशन बताना है, दोनों ठीक है या नहीं है, ठीक है। अभिकथन और उसका कारण बताना है। तो अभिकथन क्या है? शोध में पाद टिप्पणी का प्रयोग सामान्यतः सूचना के स्रोत को निरूपित करने के लिए किया जाता है, ठीक बात है। अधिकांश क्षेत्रीय कार्य में व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रेक्षण अथवा प्रश्न पूछना शामिल होता है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? दोनों ठीक हैं, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, कारण अभिकथन का जो है वो व्याख्या कर रहा है।
बताइए। ठीक है। अब देखिए, शोध में पाद टिप्पणी का प्रयोग सामान्यतः सूचना के स्रोत को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ठीक बात है। अधिकांश क्षेत्रीय कार्य में व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रेक्षण अथवा पूछना शामिल है, ये भी ठीक बात है। ठीक है, तो दोनों सही बात है, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? आर आएगा। दोनों जो है बात ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, जो अभिकथन है उसका कारण आर नहीं है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद है आपका एक शोध प्रबंध के अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची होती है। बिल्कुल ठीक है, शोध प्रबंध के अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची होती है। संदर्भ ग्रंथ सूची में लेखक का नाम, प्रकाशक, प्रकाशन तथा स्थल एवं वर्ष सम्मिलित होता है। दोनों चीज क्या है? दोनों चीज ठीक है, दोनों ही ठीक है। और आर एक ही जो है व्याख्या कर रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर एक क्या होगा आपका? राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम पदी तालों को मात्रा अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम। तो इसमें से पंचम सवारी कितनी मात्रा की होती है? आपको देखो, ताल में मैंने बताया था, मैंने मैराथन वाली क्लास में बताया था और बैच वाली क्लास में मैं बताता था। ताल से, श्रुति से, मूर्छना से, इनके नामों से, ताल की संख्या से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी इस वाले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको कौन सी ताल कितनी मात्रा की है ये आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी पंचम सवारी कितनी मात्रा की है? 15 मात्रा की है। यति शेखर कितनी मात्रा की है? 15 मात्रा की आपकी ताल होती है। रुद्र ताल आपकी 11 मात्रा की है। बसंत ताल आपकी 9 मात्रा की है। विष्णु ताल आपकी 17 मात्रा की है। तो अवरोही क्रम में लिखना था सबसे पहले, सबसे ज्यादा क्या है आपकी? 17 मात्रा है। विष्णु, ई आपका कहाँ पर है? वही आ जाएगा, ई है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, विष्णु ताल सबसे पहले है, तो 17 मात्रा की है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? 17 मात्रा है। सबसे कम क्या है आपकी? 9 मात्रा की है। ई से स्टार्टिंग और डी से समाप्त, तो यही एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन में एक ही है, तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तालों में कितनी मात्रा होती है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित तालों को ताली की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लिखें। ताली की संख्या के आधार पर, ठीक है। गज जंपा में कितनी ताली होती है? गज जंपा में आपकी 4 ताली होती है। कुंभ में भी आपकी 4 ताली होती है। ठीक है, कुंभ में भी आपकी 4 ताली होती है। मणि में आपकी 3 ताली होती है। बसंत में आपकी क्या है? 3 ताली होती है। बसंत में भी 3 ताली होती है। ठीक है, तो आपका जाएगा इसके अनुसार तीसरा नंबर। ठीक है, बी, डी, सी और ए। ठीक है, पहले कुंभ ताल, फिर बसंत ताल, फिर मणि ताल और फिर लास्ट में आएगी आपकी गज जंपा ताल। ताली की संख्या के आधार पर। ताली तो सेम है इसमें, खाली खाली ताली खाली के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन अलग दिया गया है। हाँ? चलो, हाँ, ताली तो इतनी होती है। गज जंपा में भी 4 है, कुंभ में भी 4 ताली होती है, मणि में भी 4 ही है, बसंत में भी 4 ही ताली ताली हो जाती है ना, इनके उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। चलिए, ताली और खाली दोनों के अकॉर्डिंग दिया गया है। चलिए, कटप्यादि के चक्रों को क्रमबद्ध करें। ठीक है, कटप्यादि के चक्रों को क्रमबद्ध करें। अब कटप्यादि, अब देखो 72 मेल होते हैं, 72, उनमें 12 चक्कर होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको, इतना डीप में 12 के 12 चक्कर याद आते तो नहीं है, मेनली नहीं आते हैं, लेकिन इस वाले 2025 में एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, जैसा कि मैं बैच में भी बताता हूँ आपको कि कोई किसी भी आपके किसी भी एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो आपके सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा जो एग्जामिनर है वो डीप क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार के है 12 चक्रों में। अब कटप्यादि के चक्रों को स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इंदु से होती है। ठीक है, तो इंदु का देख लो आप कहाँ पर, इंदु में ए स्टार्ट यहाँ है। ठीक है, इतना याद रखो, कटप्यादि में इंदु से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो इंदु जहाँ पे आए वहीं पर आपका क्या है? वही वो ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, तो इंदु है, इंदु के बाद नेत्र आएगा, नेत्र के बाद अग्नि आएगा, अग्नि के बाद आपका जो है वेद आएगा, और वेद के बाद लास्ट में क्या आएगा आपका? ऋतु आएगा। क्लियर? चलिए,
उस्ताद फैयाज खां को प्राप्त उपाधियों को समय क्रम से व्यवस्थित करें। उस्ताद फैयाज खां को जो जो उपाधियां मिली हैं वो उनको कब कब मिली हैं उसके अकॉर्डिंग जो है समय के अकॉर्डिंग उनको सेट करना है। तो सबसे पहले तो जो जो सबसे उनकी फेमस है वो है आफ्ताब मौसिकी। वो उनको मिली कब थी? 1908 में मिली थी। ठीक है, सबसे पहले मिली उनको आफ्ताब मौसिकी, उसके बाद मिली उनको ज्ञान ज्ञान रतन, उसके बाद मिली संगीत सम्राट और उसके बाद मिली संगीत चूड़ामणि। ठीक है, तो डी ए बी सी कहाँ पे है? डी ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है राइट है। ठीक है, सबसे पहले उनको आफ्ताब मौसिकी मिली थी, ये याद रखना, और सबसे प्रसिद्ध भी वही है आफ्ताब मौसिकी। ठीक है, उस्ताद फैयाज खां का ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, सबसे पहले भी वही मिली थी। ठीक है, तो डी पहले एक ही ऑप्शन में है, डी में। तो सबसे पहले उनको आफ्ताब मौसिकी मिली थी, 1908 में मिली थी, और दी किसने थी? मैसूर के महाराजा ने दी थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मैसूर के महाराजा ने दी थी, उनका नाम था कृष्णराज। कृष्णराज कृष्णराज वाडियार फोर्थ, वाडियार चतुर्थ, चतुर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इनको आफ्ताब मौसिकी की उपाधि दी किसने थी? ठीक है, 1908 में दी थी, मैसूर के महाराजा ने दी थी, उनका नाम क्या था? कृष्णयार वाडियार चतुर्थ। ठीक है, ज्ञान रतन की ज्ञान रतन की जो उपाधि थी वो बड़ौदा के महाराज ने दी थी, बड़ौदा के महाराज ने, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था सयाजी राव, सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। ठीक है, तृतीय। ये था, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है आफ्ताब मौसिकी का। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 1908 में मैसूर के राजा ने कृष्ण राज ने दी थी। क्लियर है? चलिए, वैदिक स्वरों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा सामगान में या हिस्ट्री में भी। ठीक है, कुष्ठ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंदर और अतिस्वार्य। कुष्ठ से स्टार्ट हो, अतिस्वार्य पे खत्म हो, ए बी से स्टार्ट हो, सी पे खत्म हो। ठीक है, कहाँ है? बी से स्टार्ट हो, सी पे खत्म हो। ठीक है, तो सबसे पहले कुष्ठ, उसके बाद प्रथम, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय, फिर चतुर्थ। ठीक है, फिर मंदर और फिर आपका अतिस्वार्य। क्लियर? कुष्ठ से शुरू होता है, अतिस्वार्य पे खत्म होता है। ठीक है, कुष्ठ के बाद प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, चार आपके सीरीज में आएंगे, उसके बाद मंदर और उसके बाद अतिस्वार्य। इनका क्रम कैसा होता है? वैदिक स्वरों का अवरोही क्रम होता है इनका। ठीक है, अवरोही कैसे? मतलब पहला स्वर जो है आपका कुष्ठ है वो सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा होता है, और अतिस्वार्य सबसे नीचा स्वर होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, पश्चिम बंगाल के लोक संगीत से भिन्न संगीत शैली क्या है? ठीक है, अब भटियाली आपका बंगाल की लोक संगीत है। चटका आपका जो है बंगाल का लोक संगीत है, पढ़ाया है मैंने बंगाल का लोक संगीत आपको। बाउल भी आपका जो है बंगाल का लोक संगीत है। बाउल एक प्रकार की जाति होती है, वहाँ उस जाति के लोग गाते हैं। ठीक है, तो रविंद्र संगीत और नजरुल संगीत, सी और डी, सी और ई, सी और ई, सी और ई कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नजरुल गीति क्या होती है? नजरुल गीति एक कवि थे हाजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, उनके द्वारा जो गीत लिखे गए उनको नजरुल संगीत भी बोलते हैं, नजरुल संगीत भी बोलते हैं। और रविंद्र संगीत तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, वो रविंद्र संगीत। ठीक है, तो लोक संगीत में क्या क्या आएगा? भटियाली, चटका, बाउल। उनसे भिन्न क्या है आपका? नजरुल गीति और रविंद्र संगीत। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश की किन लोक गायन शैलियों को उपशास्त्रीय संगीत में सम्मिलित किया गया है? कौन कौन सी जो है उनको उपशास्त्रीय संगीत में सम्मिलित किया गया है? तो कजरी को यूपी की है, चेती है और ठुमरी है। ये तीन जो है आपको उपशास्त्रीय संगीत में उनको रखा गया है। तो ए बी और डी, ए बी डी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है इसमें राइट हो जाएगा। क्लियर? ए बी और डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारतीय लोक संगीत में प्रयुक्त वाद्य नहीं है। दक्षिण भारत में लोक संगीत में प्रयुक्त वाद्य नहीं है। तो आपको मेन मेन देख लो, घटम जो है
प्राचीन वाद्य है कंजीरा जो है प्राचीन वाद्य है, बाकी 3 बच गए वो क्या है, लोक संगीत के हैं, परे, तपटे और उड़ुक्का, ए बी और डी, ए बी डी, ए बी डी आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा नहीं है, उल्टा उल्टा, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं है, नहीं है तो घटम नहीं है और कंजीरा नहीं है, परे तपट्टे और उड़ुक्का ए बी डी ये है उनके हैं, और जो नहीं है वो आपका सी और ई ये आएगा, नहीं है। ठीक है, तो ये जो है लोक संगीत लोक वाद्य नहीं है, बाकी 3 आपके क्या है, लोक वाद्य। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गायन शैली और जो है आपको ताल में मिलाना है। ठीक है, तो ध्रुपद कौन सी ताल में बजाया जाता है, ध्रुपद आपका आएगा तिवरा में। ठीक है, ख्याल कौन सी ताल में बजाया जा सकता है, ख्याल आपका झुमरा में बजाया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं से देख लो, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 एक ही में है, ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन नंबर 2, ए का 3 बी का 4, सी का 1 जाएगा, टप्पा आपका जत ताल में बजाया जाएगा। ठीक है, और ठुमरी आपकी अधरा ताल में बजाई जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ताल के प्रारंभ कहाँ से होता है, आवर्तन, भरी, खाली, सम। ताल के प्रारंभ को क्या कहते हैं, सम से स्टार्ट होती है। ए का 3, ताल की पहली से लेकर अंतिम मात्रा तक के एक क्रम को क्या बोलते हैं, आवर्तन बोलते हैं। ठीक है, विश्रांत स्थान, खाली स्थान को क्या बोलते हैं, खाली बोलते हैं। ठीक है, और अन्य ताली स्थान को क्या है, भरी बोलते हैं, भरी बोलते हैं। तो ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का आपका सेकंड। ठीक है, ऑप्शन कहाँ पे आएगा, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड ये रहा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अणुद्रुत, द्रुत, गुरु, लघु, प्लुत और काकपद। ठीक है, साइन है, देखो लघु आ जाए तो सिंपल सा है, मार्ग ताल में भी और आज की ताल में भी लघु का साइन हमेशा क्या होता है, एक डंडी होती है आई के समान। ठीक है, दक्षिणी ताल में भी और मार्ग जो ताले थी, पुरानी ताले थी, उनमें भी क्या था आपका, यही था। ठीक है, लघु का साइन यही रहेगा हमेशा, ये लघु का साइन। ठीक है, तो लघु से पहचान लो। ठीक है, लघु का आई है डी का 1, डी का 1 कहाँ पे है, डी का फर्स्ट एक में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, अणुदूर्त का क्या है, अणुदूर्त का हाफ आएगा, दूर्त का उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूर्त में इसको पूरी 0 बन जाएगी। ठीक है, गुरु में आपका ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपका 2 और बच गए, प्लुत और काकपद। ठीक है, प्लुत में आपका 3 होता है, लास्ट में नीचे थोड़ा सा ही गहरा होता है, और काकपद में आपका क्या होता है, प्लस का निशान होता है। काकपद में प्लस का निशान होता है। काकपद भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, आपका केवीएस के एग्जाम में भी आया था काकपद का। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? लघु से याद रखना बस। ठीक है, लघु वाले को याद रखना, लघु की हमेशा क्या है, खड़ी डंडी आएगी। चलिए उसके बाद है आपको विषय और शोध कार्य। किशोरावस्था के व्यवहार में संगीत का प्रभाव, तारों के कंपन का अध्ययन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगीत और मंदिर अनुष्ठानों में संगीत। ठीक है, तो मंदिर से ही इसका देख लो, मंदिर अनुष्ठानों में संगीत क्या होता है, धर्म और संगीत उसका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, मंदिर से, मंदिर का क्या बनेगा, मंदिर से धर्म बनेगा। ठीक है, किशोर अवस्था में व्यवहार, व्यवहार से किस पे जाएगा, व्यवहार अगर है कीवर्ड है तो किस पे जाएगा, मनोवैज्ञानिक में जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजी में जाएगा। अगर आपका व्यवहार पे आ रहा है, ये तो फर्स्ट पेपर में आपने पढ़े होंगे, ये कीवर्ड तो व्यवहार आ रहा है तो साइकोलॉजी पे जाएगा। तारों के कंपन संख्या, तारों पे जाएंगे तो प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, भौतिक एवं संगीत जाएगा। और दक्षिणी एवं एशियाई देशों का संगीत क्या होता है आपका, नृत्य जातीय संगीत, ये ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1 ये रहा। ठीक है, वैसे भी ए का 4 एक ही ऑप्शन में था, ए का 4 बी का 1 सी का 2 डी का 3। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद है, 2 सूचियों को मिलाना है, ताल, स्वरूप, मात्रा, संख्या, सशब्द क्रिया, तिहाई। उसके इस सूची नंबर 2 में है जाति, दमदार, ठेका, ताली। देखो तिहाई क्या होती है, दमदार तिहाई होती है, तिहाई दमदार होती है। ताल के स्वरूप को क्या बोलते हैं, ठेका बोलते हैं। ताल के एक स्वरूप को ठेका बोलेंगे। मात्रा संख्या से आपका क्या होगा, ताली या जाति, नहीं, मात्रा संख्या से आपकी जाति निर्धारण होगी, कौन सी
जाते की ताल है, और सशब्द क्रिया में क्या होता है, आपकी तालियां होती है। सशब्द और निशब्द क्रिया में आपकी ताली होती है। क्लियर? तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, और यहाँ 3 3 में है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, और डी का 2। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, विकृत स्वर वराली संज्ञा किस ग्रंथकार द्वारा दी गई है? विकृत स्वरों की जो संज्ञा है, वराली संज्ञा, वो किसने दी है? ठीक है, तो वो दी है आपकी लोचन जी ने। विकृत स्वरों को वराली किसने कह के पुकारा है? लोचन जी ने। लोचन जी के कौन से ग्रंथ में? राग तरंगिणी में। राग तरंगिणी इंपोर्टेंट है, राग तरंगिणी। क्लियर? चलो, लोचन क्या था? थाट पद्धति को अपनाने वाले पहले ग्रंथकार थे, पहले संगीतज्ञ थे, ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिकल रूप में अपनाई थी थाट पद्धति। ठीक है, चलिए, पंडित अहोबल ने तीव्रतम मध्यम स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अहोबल जी ने तीव्र संज्ञा कितनी दी। ठीक है, तो सबसे पहले तीव्र, उसके बाद तीव्रतर, फिर आएगा तीव्रतम, और फिर आएगा अति तीव्रतम। 4 दिए थे 4 आपके। ठीक है, 1 श्रुति चढ़े तो तीव्र, 2 श्रुति चढ़े तो तीव्रतर, 3 चढ़े तो तीव्रतम, और 4 चढ़े तो अति तीव्रतम। अब आप में दिए गए हैं कि आपको श्रुति का नाम। अब ये आसान है, बिल्कुल आसान है। करना कैसे है वो देखो। मध्यम, अब प्राचीन काल का था, प्राचीन काल में स्वर कितनी, कौन सी श्रुति पर होते थे अपने? आखिरी श्रुति पर। तो मध्यम कौन सी श्रुति पर था? ठीक है, 4 3 2, 4 4 3 2, ये था। तो मध्यम है 4 3 7 2 9 और 4 13, 13वीं श्रुति पर आ गया आपका मध्यम। ठीक है, उससे ऊपर जाएंगे 14वीं श्रुति पर आपका आएगा तीव्र मध्यम, 15वीं श्रुति पर आएगा तीव्रतर मध्यम, 16वीं श्रुति पर आएगा आपका तीव्रतम मध्यम। ठीक है, ये यहाँ से मध्यम तक के थे। मध्यम के बाद 4 स्वर आपके किसके हो जाएंगे? 17वीं श्रुति पर आएगा आपका अति तीव्रतम। अब ये 4 अगली 4 श्रुति किसकी है? पास्वर की, पास्वर की है। 13वीं श्रुति पर मध्यम था, अब तीव्र होता जाएगा, अगली श्रुति उसकी बढ़ती जाएंगी, तो वो कहाँ के? पा की श्रुति में जाएगा। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अहोबल का अति तीव्रतम किसके समान है? पंचम के समान है। ठीक है, दूसरा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीव्रतम जो है वो कौन सी श्रुति पर है? 16वीं श्रुति पर है, 16वीं श्रुति पर है। अब पा की 4 श्रुतियों के नाम क्या है? पा की 4 श्रुति, श्रुति, रक्ता, संदीपनी और अलापनी। अलापनी, तो तीव्रतम मध्यम किस पे आएगा? संदीपनी पे आएगा। क्लियर है? आपका आंसर क्या होगा? संदीप। क्लियर? लेकिन इसके लिए आपको सभी स्वरों की श्रुतियां पता होनी चाहिए, श्रुतियों के नाम याद होने चाहिए। श्रुतियों के नाम याद कैसे होंगे? वो भी यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, यूट्यूब पर ही शॉर्ट ट्रिक कैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, प्रोदा। ठीक है, सारे के सारे आपको वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, श्रीति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, ठीक है, बदंती, रोहिणी, रम्या, उर्गा, शोभनी, 22 की 22 श्रुतियों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक जो है आपको बताई गई है यूट्यूब पे भी। अगर जिनको याद नहीं रखा जाता वो वहां से जाए। क्लियर? तो 13वीं श्रुति पर मध्यम था, 3 श्रुति ऊपर जाएगा 16वीं श्रुति पर, तो 16वीं श्रुति कौन सी होती है? आपकी संदीपनी। ठीक है, श्रुतियों के नाम किसने दिए थे? नान्य देव ने। ये जो श्रुतियों के नाम हम यूज कर रहे हैं वो किसने दिए थे? नान्य देव ने, याद रखना, नान्य देव ने। ये सारे नाम किन्होंने दिए हैं? नान्य देव। ये नाम है जितने भी आपके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संगीत में अघाटी नामक वाद्य किस वर्ग से है? तो अघाटी जो है आपका घन वाद्य में आएगा, घंटी के समान ये होता था अघाटी, तो घन वाद्य में जाएगा। क्लियर? चलिए,
षड्ज के च्यूत तथा अच्यूत स्वर भेद किस ग्रंथ में वर्णित हैं? उसका आपका राइट आंसर है संगीत रत्नाकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संगीत रत्नाकर में षड्ज के च्यूत तथा अच्यूत स्वर जो है उनको बताया गया है। क्लियर? चलिए, नाट्य शास्त्र के अनुसार चचटपुट ताल के मात्राओं का क्रम क्या है? अब चचटपुट ताल के साइन से याद रखो। चचटपुट ताल का साइन क्या है? ये क्या है मैंने बताया था, खड़ी डंडी हमेशा किसके लिए आती है? लघु के लिए आती है। ठीक है, ये किसके लिए है? गुरु के लिए। ठीक है, मार्ग ताल में। और एस के ऊपर थोड़ा डंडा आ जाए तो वो किसके लिए आएगा? आपका प्लुत के समान आएगा। तो गुरु गुरु लघु प्लुत। देखो, गुरु गुरु ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3, गुरु गुरु लघु और प्लुत। ठीक है, तो चतुष्पुट ताल की मात्राओं का क्रम क्या है? गुरु गुरु लघु और प्लुत। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुंडरीक विट्ठल के ग्रंथ सदराग चंद्रोदय में मालव गौड़ मेल के अंतर्गत आने वाले रागों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि मालव गौड़ मेल के समान हिंदुस्तानी में कौन सा थाट है? मालव गौड़ के समान कौन सा है? भैरव थाट है, भैरव। क्लियर? अब इसके अंतर्गत राग कितने आते हैं आपके? 21। इंपोर्टेंट, 21। ठीक है, क्लियर? चलिए, आचार्य बृहस्पति के अनुसार गांधर्व शास्त्र का संक्षेपकर्ता किस ग्रंथकार को कहा गया है? तो उसका आंसर है आपका दतिल। आचार्य बृहस्पति के अनुसार किसको बताया गया है? गांधर्व शास्त्र को जो बताने वाला था वो कौन था? दतिल थे। क्लियर? चलिए, बृहदेशी के अनुसार किसी भी भाषा से प्रभावित नहीं होने वाली भाषा का नाम क्या है? अब भाषा क्या होता है? भाषा विभाषांतर भाषा पढ़े होंगे। अब भाषा का मतलब ही वही होता है कि वो किसी अन्य चीज से प्रभावित ना हो। ठीक है, अब उस भाषा का नाम क्या आएगा? देखो, देशाज्ञा क्या है? जो किसी देश से प्रभावित हो, किसी क्षेत्र से। स्वराज्ञा जो किसी स्वर से हो। अन्योपरागजा जो किसी अन्य राग से प्रभावित हो। आंसर क्या आएगा आपका? मुख्या, मुख्या। क्लियर? कौन सी भाषा? उस भाषा का नाम क्या है? भाषा के अंदर भी मुख्या। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जय देव हरे इति सर्वत्र ध्रुव पदम में ध्रुव की उपरोक्त परिभाषा किस ग्रंथ में वर्णित है? ठीक है, तो ध्रुव की परिभाषा किस ग्रंथ में है? आपका ऑप्शन नंबर 1, गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद लिखी कि नहीं थी? राइटर कौन थे? जयदेव, जयदेव। ठीक है, नाट्य शास्त्र के राइटर कौन थे? भरत। संगीत रत्नाकर के कौन थे? शारंग देव। संगीत पारिजात के कौन थे? अहोबल, अहोबल। क्लियर? सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद होने चाहिए आपको। चलिए, दक्षिण भारतीय लोक वाद्य मगुड़ी, ठीक है, मगुड़ी वाद्य को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, मगुड़ी जो है आपकी वो बीन के टाइप होती है, बीन जैसी होती है, बीन या पुंगी के समान होती है, पुंगी। ठीक है, और पुंगी कैसे होती है, बीन कैसे होती है? आपकी सुशिर वाद्य के अंतर्गत आती है। क्लियर? इसका आंसर है सुशिर वाद्यों की श्रेणी में मगुड़ी को रखा गया है। क्लियर? चलिए, हीराबाई बड़ौदकर सिंपल है, बड़ा नाम है हीराबाई बड़ौदकर, किराना घराने के मुख्य कलाकारों में आती है। ठीक है, किराना घराने के मुख्य कलाकारों में आते हैं आपकी हीराबाई बड़ौदकर जी। ठीक है, यहाँ से घराना परंपरा से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि घरानों के संस्थापक, ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन थे? नत्थन पीर बख्श, नत्थन पीर बख्श। ठीक है, किराना घराना के कौन थे? अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां। आगरा के कौन थे? आगरा का सिंपल है, आगरा का घाघरा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, आगरा का घाघरा। घाघरा से क्या बनेगा? गग्गे खुदा बख्श, गग्गे खुदा बख्श। ठीक है, और लास्ट में जयपुर, जयपुर में क्या है? अल्लाह दियां खा।
अल्लादिया खां। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे घरानों के आपको जो है पता होना चाहिए, संस्थापक पता होना चाहिए। क्लियर? हीराबाई बड़ौदगर किस घराने से है? किराना घराने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा स्वाति तिरुनाल का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? अच्छा, शताब्दी आएगी आपकी 19वीं शताब्दी। अगर एग्जैक्ट ईयर पूछे तो वो 1813 से लेकर 1846 तक। 1813 में जन्म था, 1846 में उनकी मृत्यु हुई थी। दक्षिण पद्धति के जो है महान संगीतकार हैं, 300 से अधिक ज्यादा इन्होंने अपने 300 से अधिक रचनाएं की हैं। ठीक है, और त्रिमूर्ति के बाद, दक्षिण की त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति के बाद इनका नाम आता है महान संगीतज्ञों में। क्लियर? चलिए, तो 19वीं शताब्दी, और अगर ईयर पूछे तो 1813। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत संगीत का तराना गायन दक्षिण भारत की किस शैली के समान है? तो तराना करवाया था, तराना किसके समान है? तिल्लाना के समान है। कीर्तन भजन के समान है, पद गीतम गीति के समान है। ठीक है, चलिए, ठुमरी गायन शैली का स्वरूप प्राचीन काल की किस गीति से मिलता है? ठीक है, शुद्धा किसके समान है? चलो, शुद्धा ध्रुपद के समान, ध्रुपद। मतंग ने इसको क्या कहा है? शुद्धा को चौकसा कहा है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोड़ी किसके समान है? बताओ। गोड़ी ठुमरी के समान है। ठीक है, गोड़ी ठुमरी के समान है। भिन्ना किसके समान है? भिन्ना दमार के समान है। ठीक है, बेसरा किसके समान है? बेसरा आपका टप्पा के समान है, टप्पा के समान है। और लास्ट आपकी एक गीति बच गई साधारणी। साधारणी किसके समान है? ख्याल के समान। क्लियर? लो जी, एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे। अब यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा कि किस गीति के समान किस में है, तो आपके सारे थे। बेसरा, हाँ, एक पॉइंट रह गया। मतंग को बेसरा ने क्या कहा है? राग गीति का है। लो, गीति और आपके जो है गायन शैलियों के सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे तो जेआरएफ को होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन में जितने ऑप्शन हैं सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया, क्वेश्चन को घुमा दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसमें गोड़ी पूछा था, इसमें ठुमरी पूछा था, मान लो इसमें ख्याल पूछ ले, ध्रुपद पूछ ले, टप्पा पूछ ले, दमार पूछ ले, ठीक है, या ख्याल पूछ ले, तो उनमें से किस गीति के समान आएगा, सारा आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंडरीक विठल के ग्रंथ रागमाला। ठीक है, पुंडरीक विठल का एक ग्रंथ क्या है? रागमाला भी। ठीक है, क्वेश्चन से याद रखना। ठीक है, रागमाला के अनुसार देशाक्षरी रागनी किस मेल से उत्पन्न है? अब देखो, ये वही 4-5 टाइप के क्वेश्चन में से एक है। रागनी का नाम पूछा है। रागनी टोटल कितनी है? राग रागनी पद्धति में 4 तो मुख्य क्या है आपके मत हैं। अब उन 4 मत में 6-6 राग हैं, 36-36 रागनियां हैं। टोटल रागनी कितनी होगी? 36-36 72-72 144 रागनी होगी। 144 रागनी। अब उन 144 रागनी को याद कर लोगे? इज दिस प्रैक्टिकल पॉसिबल? नहीं। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे डालता ही डालता है हर पेपर में। ठीक है, कि वो आउट ऑफ सिलेबस जाता ही जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका शुद्ध नाट है। ठीक है, लेकिन फिर भी 144 रागनियों को नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मेन मेन रागों के नाम आप याद कर लो बस, कि कौन से मत में कौन कौन से राग आएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, राग तत्व विबोध के अनुसार वीणा पर स्वर स्थापना के अंतर्गत मेरु से लेकर, पूर्व मेरु से लेकर अंत्य मेरु कितनी इंच की दूरी पर स्थापित है? यूट्यूब पर भी करवाया है। आंसर क्या है? 36 इंच। तार की लंबाई पूछ रहे हैं बस। हाँ, इतने लंबे क्वेश्चन में तार की लंबाई, वो एक में ना वो, कौन कौन सी मूवी है वो, शाहिद कपूर की, चोरी चोरी चुपके चुपके, हलचल इस तरह वगैरह, अंडा मांग रहा है।
ठीक। हाँ तो वही है, ठीक है, इतने इतने लंबे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तार की दूरी पूछ रहा है, ठीक है, तार की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो तार की लंबाई कितनी है, 36 इंच है। और ये दी किसने थी, श्रीनिवास ने दी थी। कंसेप्ट किसका था, सबसे प्रथम कंसेप्ट किन्होंने दिया था, अहुबल जी ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये संस्कृत, सौरस्य कंपोगम के श्रोतुचित सुखा वह। वाह। गमक की उपरोक्त परिभाषा संगीत के किस ग्रंथ में है, ठीक है। अब जैसे ही अब एक ट्रेंड चला हुआ ना कि जैसे ही संस्कृत का मैं मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, जैसे ही संस्कृत की कोई भी लाइन पढ़ूं मुझे वही याद आता है, इंस्टाग्राम वाला अंगेन घात्रम। ठीक है। तो इसमें वही है, श्रोतु चित्त सुखावा, सुखाव है, ठीक है। तो इसमें है क्या कि गमक की उपरोक्त परिभाषा संगीत के किस ग्रंथ में दी गई है, बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो आपकी जो है संगीत रत्नाकर में गमक की परिभाषा दी गई। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक ये भी बन सकता है कि संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार दिए गए हैं, 15 प्रकार दिए गए हैं गमक के। क्लियर, गमक के कितने प्रकार हैं, 15 प्रकार। चलिए, संगीत समाचार में गमक के कितने प्रकारों की विवेचना की गई है, संगीत समाचार में आपके 7 दिए गए, 7 प्रकार के गए। 15 किस में दिए थे, अभी बताए थे, संगीत रत्नाकर में दिए गए हैं 15, ठीक है। 10 प्रकार किन्होंने माने हैं, दक्षिण में जो है आपके 10 प्रकार माने जाते हैं गमक के। हिंदुस्तानी संगीत में भी 15 ही प्रकार माने जाते हैं आपके। संगीत समाचार में कितने हैं, 7 हैं। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, 7। क्लियर। चलिए, बिना पर्दे वाले लोक वाद्य को इंगित कीजिए। कोम्बू, रबाब, मुंगल, तुहरी। अब रबाब क्या है, रबाब आपका राइट आंसर है, बिना पर्दे वाला भी रबाब। अब रबाब से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, रबाब में कितनी तारें होती हैं, ठीक है। अब उससे भी रबाब की हिस्ट्री क्या है, देखो रबाब बना कहाँ से, चित्रावीणा से बना है। चित्रावीणा, चित्रावीणा में परिवर्तन करके क्या बनाया, रबाब बनाया गया, ठीक है। रबाब में परिवर्तन करके आगे क्या बनाया, सुरसिंगार बनाया। सुरसिंगार, सुरसिंगार में परिवर्तन करके लास्ट में क्या बना, सरोद बना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट होते गए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज, उनमें चेंजमेंट कर करके नए नए जो है इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। चित्रावीणा कितनी थी, 7 तारों की थी। एक तार कम करके बनाया गया रबाब, फिर उसमें रबाब में एक तार कम करके बनाया सुरसिंगार, सुरसिंगार में एक तार कम करके बनाया गया आपका सरोद, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, चित्रावीणा से रबाब, रबाब से सुरसिंगार, सुरसिंगार से सरोद, ठीक है। और इनकी तारें जो है वो एक एक घटती चली गई। चित्रावीणा थी 7 की तारों की, रबाब 6 तारों का हो गया, सुरसिंगार 5 तारों का हो गया, और लास्ट में सरोद क्या है वो आपकी 4 तारों की रहेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत चूड़ामणि में ताल के कितने प्राणों का उल्लेख है, तो ताल के जो है 7 प्राणों के, सॉरी 5 प्राणों का उल्लेख है। ताल के 5 प्राणों का उल्लेख है संगीत चूड़ामणि में। क्लियर। संगीत चूड़ामणि में ताल के 5 प्राणों का जो है उल्लेख दिया गया है। चलिए, 3 ग्रामों की 49 यज्ञोपयोगी तानों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तीनों ग्रामों से जो है आपकी 49 यज्ञोपयोगी तानों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो वो ग्रंथ है आपका भरत भाष्यम। भरत भाष्यम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। भरत भाष्यम में आपका जो है 49 ऐसी ताने दी गई हैं। भरत भाष्य लिखे किसने थी, भरत भाष्य किन्होंने लिखी थी, नान्य देव जी ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नान्य देव कौन है, जिन्होंने श्रुतियों के नाम दिए थे, ठीक है। लिखी कब थी, 12वीं सदी में लिखी थी, ठीक है, 12वीं सदी में लिखी थी। क्लियर, क्लियर है। चलिए, नाट्य शास्त्र में आगोत जो संज्ञा है वो किसके लिए है, आतोग। आतोग
बार बार आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने भी पढ़ा है, बैच में भी कई बार बताया है। चार प्रकार के जो वाद्य थे, घन वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद वाद्य और जो आपके तार वाद्य, तंत्री वाद्य, उन चारों के लिए कॉमन संज्ञा दी गई थी, वो थी आतोग। नाट्य शास्त्र में भरत ने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चार प्रकार के जो वर्ग थे वाद्यों के, उनका एक कॉमन संज्ञा दी गई थी, ठीक है, उनको क्या बोलते थे, आतोक बोलते थे। दूसरा नाट्य शास्त्र से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कुतुब। कुतुब कुतुब की संज्ञा किसके लिए दी गई थी, वृंदवादन के लिए, वृंदवादन के लिए, ठीक है। तीन प्रकार के उन्होंने कुतुब माने थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीन प्रकार के कौन कौन से, तत्कुतुब और तत्कुतुब, अवनद कुतुब, अवनद कुतुब और नाट्यश्रय कुतुब, नाट्यश्रय कुतुब, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आतोब और कुतुब दोनों इंपॉर्टेंट है, कुतुब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वृंद वादन के लिए उन्होंने कौन सी संज्ञा दी थी, कुतुब संज्ञा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संगीत में व संवाद मुक्त फिल्म किसने बनाई थी। इनका आंसर इनमें गलत है, आंसर अलग है, लेकिन इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग इन्होंने यूजीसी ने डॉन जुआ माना है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद चैलेंज हुआ होगा, क्योंकि जो राइट आंसर है वो इसमें दिया हुआ ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है राइट आंसर। हिंदी में अगर पूछे संवाद मुक्त तो पहली थी हरीश चंद्र, बनाई किन्होंने थी, दादा साहब फाल्के ने, ठीक है, राजा हरीश चंद्र। चलिए, समान जाति के रागों के युग्म को इंकित कीजिए, समान जाति के राग, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। आबोगी की जाति क्या होती है, आबोगी की ओडो ओडो, ओडो ओडो। भीमपलासी की क्या होती है, भीमपलासी की ओडो संपूर्ण, निजगम पानी सा, ओडो संपूर्ण, हाँ, ओडो और संपूर्ण, ठीक है। नट भैरव की क्या होगी, नट भैरव की संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण। उधर मारवा की तो सबने पता है, वर्जित स्वर होता है कि, ठीक है, तो मारवा की क्या है, षडज और षडज, ठीक है। जौनपुरी की क्या है आपकी, जौनपुरी की है षडज संपूर्ण। खमाज की क्या है, खमाज की है आपकी संपूर्ण षडज, संपूर्ण षडजा, ठीक है। वहीं बिहाग की क्या है, बिहाग की ओडव संपूर्ण, ओडव संपूर्ण। चंद्रकोश की तो पता ही है सबको, ओडव ओडव मालकोश से बना है, एक ही स्वर का जो है डिफरेंस है, ओडव ओडव, ठीक है। तो समान जाति, ओडो 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 संपूर्ण ये भी नहीं है, संपूर्ण संपूर्ण शाडो शाडो ये भी नहीं है, संपूर्ण शाडो शाडो संपूर्ण, लास्ट में है ओडो संपूर्ण, ओडो ओडो ये भी नहीं है, होना तो ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि आरो अवरो समान होने चाहिए ना, आरो में षडज है और इसके आरो में संपूर्ण है, इसके अवरों में है खमाज, नट भैरव मारवा, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो यही जाएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो यही जो है ज्यादा प्रेफर लग रहा है, ज्यादा स्टीक मुझको यही लग रहा है, ठीक है। हाँ, बाकी में तो बिल्कुल अलग अलग है, इनमें संपूर्ण शैडो और शैडो संपूर्ण, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर के लिए गतिक संज्ञा बताई थी, मैराथन में भी बताया था, उसमें भी बताया था, पुंडरिक विठल। स्वरों के लिए गतिक संज्ञा और श्रुति के लिए गति संज्ञा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बैच वाले बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जो आज से हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो जो क्वेश्चन मैं, चाहे मैं यूट्यूब की क्लासेज में कहता हूँ, चाहे मैं बैच की क्लासेज में कहता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन पे स्टार लगाता हूँ वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो एक ही रूल बताया था, पहले भी बताया था, जो क्वेश्चन ये बताया जाए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन तो रटना ही रटना है, हर हाल में रटना है आपने, ठीक है। जो क्वेश्चन ये कह दूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो रटना ही है क्लासेस में, ठीक है। या यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें भी अगर ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, अरे चलो ठीक है। अभिकथन और कारण, गुणों से गान
परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही बात है, और दोष से उसका स्तर न्यून हो जाता है, सही बात है। गुणों से अप होता है और दोष से उसका स्तर जो है नीचे चला जाता है, ठीक बात है। गुण दोष विमोचन गान के लिए उपयोगी है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों बात सही है। और जो है आर है ए की सही व्याख्या है, तो दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, एक जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घराना में घराना की शैली में परंपरागतता प्राप्त करने तथा परंपरा को जारी रखने के लिए 3 पीढ़ियों के कलाकार की आवश्यकता होती है, ठीक बात है, करवाया भी था ये घराना परंपरा में, बताया था। कोई भी परंपरा घराना कब बनती है, जब वो कम से कम 3 पीढ़ी, लगातार 3 पीढ़ी तक चलती है, ठीक बात है। कारण क्या है, आधुनिक संस्थाओं में शिक्षण और प्रशिक्षण में अलग अलग अध्यापक होने के साथ साथ वहां विविध शैलियों का मिश्रण होता है। बात तो ये भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बात दोनों है, लेकिन दोनों बात अलग अलग है, कनेक्टेड नहीं। क्लियर, तो इसका आंसर आएगा सेकंड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन समय में जिन संगीत विद्वानों को पद रचना व स्वर रचना ज्ञान होता था उनको बोलते थे वाग्यकार, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, वाग्यकार बोलते थे। दूसरा क्या है, रचना करने वाले विद्वानों को पाश्चात्य में, वेस्टर्न में क्या बोला जाता है, कंपोजर बोला जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, सही है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो आपका क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में क्या है, अरे बहुत सारे हैं। मसीत खानी गत, ठीक है, मसीत खानी गत वादन की परंपरा में कलाकार केवल विलंबित 3 ताल में गायन किया करते थे, वादन किया करते थे, सॉरी, सही बात है। शाहिद परवेज ने रूपक तथा जपताल में वादन कर परंपरागत शैली के अतिरिक्त नई प्रवृत्ति का शुभ आरंभ किया है। शाहिद परवेज तो अलग थे, ठीक है। तो ए और आर दोनों चीजें सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, क्लियर है, आर ए की सही व्याख्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राग वर्गीकरण हेतु मतंग ने 7 गीतियां दी हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मतंग ने 7 गीतियां दी हैं, 2 एक्स्ट्रा कौन कौन सी दी थी, भाषा विभाषा, ठीक है, और 5 गीतियां सारंगदेव जी ने दी थी, शुद्धा बिन्ना गोड़ी बेसरा साधारणी, ठीक है। एक ये बात ठीक है, आधुनिक राग वर्गीकरण का आधार गीतियां हैं, गलत। आधुनिक राग वर्गीकरण क्या है, थाट राग वर्गीकरण और मेल राग वर्गीकरण, तो ए सही है, आर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट जाएगा, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूपाली राग का उत्तरी और दक्षिणी दोनों पद्धतियों में समान स्वरूप आरोप है, सही बात, ठीक है। दक्षिणी पद्धति में उत्तरी भूपाली को राग मोहनम कहा जाता है, केवल ये बात ठीक है। भूपाली राग का उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ही पद्धतियों में समान स्वर प्रारूप है, समान स्वर नहीं है, स्वर समान नहीं है, लेकिन भूपाली राग को राग मोहनम कहा जाता है, ये बात ठीक है, ठीक है। तो ए सही नहीं है, आर सही है, ठीक है। और ये भूपाली राग इंपॉर्टेंट है, भूपाली राग मोहनम कई बार आपका रिपीट होता है, उत्तरी संगीत के भूपाली, मालकोस, ठीक है, काफी थाट, खरर प्रिया, भैरव, माया मालव, गोड सारंग, ठीक है। तो ये 4 5 5 7 राग ऐसे हैं, वही बार बार जो है आपके रिपीट होते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। भूपाली को क्या बोलते हैं, मोहनम बोलते हैं, ये बात याद रखना, क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं, संगीत उपचार प्रायोगिक शोध का अंश है, प्रायोगिक शोध क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। हाँ तो सही बात है, म्यूजिक म्यूजिक क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है आपकी, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो आप म्यूजिक में, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेरिमेंटल शोध के लिए रासायनिक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, नहीं, रासायनिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ए आपका सही है, आर आपका गलत है, ए आपका सही है, आर आपका गलत है, क्लियर। चलिए पढ़ा होगा आपने रिसर्च एप्टीट्यूड में, कौन कौन सी रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। सभी राज्यों में एक समान लोक संगीत है,
सभी राज्यों में एक समान है? नहीं, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, राजस्थान में अलग है, दक्षिण में अलग है। पहली बात क्या है आपकी? गलत है। दूसरा, लावणी, घूमर, डांडिया, जिंदवा, तिरुवादिरा विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ए सही नहीं है, आर सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। लावणी कहाँ है? लावणी आपका महाराष्ट्र का है, घूमर आपका राजस्थान का है, डांडिया आपका गुजरात का है डांडिया, जिंदवा आपका बिहार का है, और तिरुवादिरा या तिरुवातिरा भी कई 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 जगह है, ये आपका कहाँ है? केरल का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रखना कि कौन से लोक नृत्य कहाँ कहाँ के। ठीक है, लावणी महाराष्ट्र का, घूमर राजस्थान का, डांडिया गुजरात का, जिंदवा बिहार का, और तिरुवादिरा आपका केरल के जो है लोक नृत्य है। क्लियर। ज्यादा ज्यादा को याद मत करो। एक एक जो चीज मैं अपनाता था, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं अपनाता था, वो क्या था कि जब भी आप 10 ईयर करो, उनमें जो ऑप्शंस में भी जो आए हुए हैं ना लोक नृत्य या लोक वाद्य, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन, लोक नृत्य, लोक वाद्य या लोक गायन शैली, जो ऑप्शंस में आई है ना, उनको भी लिख लो, उनको भी अपने नोट्स में लिखो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से घूम घूम फिरेंगे। ठीक है, तो जो जो ऑप्शंस में भी जो आई है, जो कुछ भी आया, चाहे गायन वादन शैली, गायन शैलियां हैं, वादन शैलियां हैं, लोक नृत्य है, लोक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, किसी राइटर का नाम है, किसी ग्रंथ का नाम है, किसी राग का नाम है, ठीक है, जो 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 ऑप्शंस में आ रहे हैं उन सबको याद कर, आपके 90 टू 95% चांसेस हैं उनके रिपीट होने के। समझ रहे हो? यही है शॉर्ट ट्रिक्स, यही होती है बस, और कुछ नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि हम एक तानपुरे के डांड बीच से उठी हुई न होकर सपाट हो, तानपुरे की डांड जो हो सपाट हो, अटक भी सपाट हो, ठीक है, 9 खूटियां लगाकर 9 तार बांध दे, 9 तार चढ़ा दे, तो इसको नवतंत्री वीणा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, सही बात है, कहा जा सकता है। तानपुरे की आकृति बदलकर बनाई गई नवतंत्री वीणा पुरातन महती वीणा जैसी है होगी? नहीं, महती वीणा में 4 तारे होती हैं। तो ए ठीक है, आर आपका सही नहीं है। ए सही है, आर आपका सही नहीं है। महती वीणा में 4 तारे होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यही आ रहे हैं क्या अभिकथन वाले? टेम्पर्ड स्केल एवं डायटोनिक स्केल समान है? नहीं, टेम्पर्ड स्केल आपका इक्वली टेम्पर्ड स्केल है, पूरे सप्तक को 12 भागों में बांटा गया है। डायटोनिक स्केल में 2 स्केल मुख्य होते हैं, मेजर स्केल और माइनर स्केल। तो पहली आपकी गलत है, पहली आपकी गलत है। गलत क्यों है वो भी पता आपको होना चाहिए। इक्वली टेम्पर्ड अभी हमारे अभी सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार में इक्वली टेम्पर्ड है, हमारा हारमोनियम कीबोर्ड हर जगह जो है इक्वली टेम्पर्ड स्केल आ चुका है। डायटोनिक स्केल में 2 होते हैं, डाय नाम है तो 2 है, मेजर स्केल और माइनर स्केल। ठीक है, क्लियर। तो पहली बात तो गलत है, ये दोनों समान है। ठीक है, दूसरी, हिंदुस्तानी स्वर सप्तक व टेम्पर्ड स्केल में तार षड्ज 301 सेवट का है, ये बात बिल्कुल ठीक है, सेवट बताया था। ठीक है, 301 सेवट का, ये बात ठीक है। तो ए सही नहीं है, आर सही है। ए सही नहीं है, आर सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई अभिकथन वाले। ठीक है, चलिए, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने हैं, काल के अनुसार। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको बस ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मेनली प्राचीन वाले पता होने चाहिए। अब इसमें से नान्यदेव, अहोबल, आचार्य बृहस्पति, महाराणा कुंभा, मतंग। मतंग सबसे पुराने हैं। ठीक है, नान्यदेव तो उसके बाद के हैं, क्योंकि मतंग के टाइम पे श्रुति आ चुकी थी, नान्यदेव ने श्रुतियों के नाम दिए थे। अहोबल तो सबसे लास्ट के हैं। ठीक है, तो ई स्टार्टिंग में देख लो कहाँ पे है, ई स्टार्टिंग में यहीं पे है। ठीक है, सबसे पहले मतंग, उसके बाद नान्यदेव, उसके बाद आपके महाराणा कुंभा, उसके बाद आचार्य बृहस्पति, और अहोबल आपके सबसे लास्ट में है, संगीत पारिजात अहोबल। ठीक है, इसको याद रखो बस कि मतंग से स्टार्ट हुआ हो, अहोबल पे खत्म हुआ हो। क्लियर। चलिए दूसरा, दूसरा भी यही है। ठीक है, बालकृष्ण बुआ अभी के हैं, हमारे विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गुरु हैं। बलवंत राय भट्ट अभी के ही हैं।
ठीक है, सदारंग ख्याल के स्टार्टिंग से है। गोपाल नायक आपके दक्षिण के थे जिस टाइम पे अरे अलाउद्दीन खिलजी के उसमें कौन था दरबार में कव्वाली गाने वाला, अमीर खुसरो के टाइम में उसी टाइम में दक्षिण में कौन थे आपके गोपाल नायक होते थे। ठीक है, अमीर खुसरो के टाइम पे दक्षिण में आपके क्या थे, गोपाल नायक होते थे। तो सबसे पुराने क्या है आपके गोपाल नायक है, उसके बाद तानसेन है। ठीक है, उसके बाद आपके क्योंकि तानसेन के टाइम पे ध्रुपद था, उसके बाद ख्याल, ये सारे ख्याल वाले थे। ख्याल की स्टार्टिंग किसने की थी, सदारंग ने। तो इतना इंट बहुत है, सबसे पुराने गोपाल नायक, उसके बाद तानसेन, तानसेन के बाद तानसेन ध्रुपद गाता था, उसके बाद ये सारे ख्याल में अगर आए हैं तो ख्याल का प्रचार प्रसार पहले सदारंग ने किया था। तो इसके अकॉर्डिंग पहले डी, ई और सी, डी, ई और सी देख लो, डी, ई, सी इसमें है, डी, 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 डी नहीं, डी, ई, सी इसी में है। ऑप्शन नंबर एक क्या होगा आपका, राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके गोपाल नायक, उसके बाद तानसेन, उसके बाद सदारंग, उसके बाद बालकृष्ण बुआ, उसके बाद लास्ट में बलवंत राय भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण बुआ को याद रखना, ग्वालियर घराने से हैं, विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गुरुओं में से एक मुख्य गुरु हैं बालकृष्ण बुआ जी। ठीक है, क्लियर। सदारंग अदारंग जी ने सबसे ज्यादा ख्याल का प्रचार प्रसार किया था, नियामत का और नियमित का। ठीक है, चलिए, मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं का सही क्रम क्या है। अब 21 मूर्छनाएं हैं, 21 मूर्छनाओं को नाम याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी यूट्यूब पर डाली हुई है, शॉर्ट ट्रिक भी डाली हुई है। ठीक है, जाके जिनको नहीं पता जाके चेक कर लो। ठीक है, देख लो। अब मध्यम ग्राम की शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे भी करवाते हैं। मध्यम ग्राम में एक स्टोरी बना के जो है आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी। मध्यम ग्राम की क्या है, एक सोवी नाम की एक लड़की होती है। ठीक है, एक चंचल स्वभाव की लड़की होती है बेचारी, सोवी नाम की। उसने हरीश नाम के अपने एक फ्रेंड को देखा। हरीश नाम के फ्रेंड को कल शाम को मार्ग में पूर्वी के साथ देखा। वो दोनों हिसकियां ले रहे थे, हिसकियां ले रहे। ठीक है, तो ये स्टोरी है आपको मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं का। सोवी नाम की एक लड़की है, उसने अपने दोस्त हरीश को कल शाम को रास्ते, मार्ग बोलते हैं रास्ते को, मार्ग में पूर्वी के साथ देखा। हरीश और पूर्वी एक साथ थे। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, हिसकियां ले रहे थे। ठीक है, हंस रहे थे हिसकियां लेने। तो सोवी से क्या आएगा, सोवेरी। ठीक है, हरीश से हरिषण, हरिणशवा। ठीक है, इसमें नहीं है। कल से कलोपनता, कल से कलोपनता। श्याम से शुद्ध मध्यमा। ठीक है, श्याम से शुद्ध मध्यमा। मार्ग से मार्गी, पूर्वी से पूर्वी, और हिचकियां से आएगा आपका हशिया का, हशिया का। ठीक है, तो ऐसे याद करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। बस स्टोरी 2-3 बार याद करनी है, इमेजिन करनी है। सोवी नाम की एक लड़की थी, वो ऐसे देख रही थी, नजर नजर टिकाई हुई थी। ठीक है, डिटेक्टिव टाइप की लड़की थी, हरीश का पीछा कर रही थी। उसने क्या देखा कि हरीश कल शाम को रास्ते में पूर्वी के साथ था और दोनों क्या कर रहे थे, इसकिया ले रहे थे। ठीक है, तो सही क्रम में क्या आएगा, पहले सोरवी, पहले सोवी आएगी। सोवी है, हाँ, तो सोवी पहले नंबर पे आएगी। उसने हरीश को देखा, हरीश है नहीं। कब देखा था, कल देखा था, तो कल दूसरे नंबर पे आएगा। कल शाम को देखा था, कल शाम को, शाम तीसरे नंबर पे आएगा, शुद्ध मध्यमा। कल शाम को मार्ग में पूर्वी के साथ देखा था, तो पहले मार्ग फिर वो, तो पहले आएगा डी, डी, ई, डी, बी, ई, ए, सी, डी, बी, ई, ए, सी। आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्लियर। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, वरना ऐसे रट्टे मारते रहोगे तो मुश्किल है याद करना। रट्टे मारोगे 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। ठीक है, और एग्जाम में तो पक्का भूलते हैं। ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना ही होता है, 19-20 का ही वो होता है बस। सारे ऑप्शन वहां पे बैठ के एक जैसे लगते हैं, सारे ही ठीक लगते हैं। तो वही 19-20 का लगे ना, वही क्लियर होते हैं बस शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से आपको प्रॉपर ये पता होगा कि हाँ, ये इसी इसी ग्राम की मूर्छना है और इसी सीरीज में है। ठीक है, नहीं तो आपको वहां बैठ के अगर रट्टे मारे होते ना, तो आगे पीछे इनकी सीरीज आपको फिर भूल जाते हैं। क्लियर। उसके बाद चलते हैं, संस्कृत ग्रंथों के काल के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। कौन कौन से ग्रंथ है भाई, वही अहोबल का संगीत पारिजात।
जहां दिख जाए वहीं पे सबसे लास्ट में आएगा अव्वल का। ठीक है, तो सी, इसमें दो ऑप्शन है, इसमें भी सी पे। संगीत मकरंद आ गया नारद का, नारद सबसे पुराने। ई से स्टार्ट हो, सी से खत्म हो, खत्म करो, क्वेश्चन ही खत्म करो। ई से स्टार्टिंग, सी से खत्म। संगीत मकरंद, उसके बाद संगीतोपनिषद द्वार अंगेन गात्रम, वही अपना म्यूजिक वाला, सॉरी म्यूजिक वाला कह रहा हूँ, संस्कृत वाला। ठीक है। हम्म। चलो चलो, ठीक है। तो सबसे संगीत मकरंद नारद का, संगीत परिजात अहोबल का। संगीत समय सार किसने लिखा था? संगीत समय था सार, संगीत पनोसार, ये बड़ा सा नाम किसने लिखा था? सुधा कलश ने लिखा था, सुधा कलश। स्वर मेल कलानिधि किसने लिखा था? रामामात्य ने लिखा था, रामामात्य जी ने लिखा था। ठीक है। संगीत समाचार पार्श्व देव जी ने लिखा था, संगीत समाचार लिखा था पार्श्व देव जी ने, पार्श्व देव जी ने। ठीक है, तो ये सारे भी आपको याद होने चाहिए कि इनके राइटर कौन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐतिहासिक विवेचना के अनुसार राग वर्गीकरण, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग राग वर्गीकरण क्या है? ग्राम राग, दसविध राग, रागनी, रागांग, मेल। अब एक तो बात क्लियर है कि लास्ट में आपका क्या आएगा? रागांग आएगा, मेल या थाट नहीं आएगा। मेल थाट के बाद नारायण मोरेश्वर खरे जी ने रागांग पद्धति दी थी, मेल के बाद दी थी। ठीक है, रागांग से पहले मेल राग वर्गीकरण आएगा। और मेल राग वर्गीकरण कहाँ से निकले थे? वो राग रागनी से निकले थे। ठीक है, तो सी ई डी, सी ई डी दोनों में सी ई डी है भाई, तो यहाँ तो फंस गई। अब ग्राम राग और दसविध राग वर्गीकरण, इसमें आप कंफ्यूज हो गए। दसविध राग वर्गीकरण के अंतर्गत भी ग्राम राग आते हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र में भी ग्राम राग दिए गए थे। ठीक है, दसविध राग वर्गीकरण तो शारंगदेव जी ने किया था। ठीक है, उनके अंतर्गत रागों को 10 भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक थे ग्राम राग। लेकिन नाट्य शास्त्र में कितने ग्राम राग दिए गए थे? 7 ग्राम राग दिए गए थे नाट्य शास्त्र में। कौन कौन से? षडज, पंचम, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, कैशिक, कैशिक मध्यम और साधारित। खुले चक्षु दिमाग के। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में देखो कितने पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके। नाट्य शास्त्र में कितने ग्राम राग थे? 7, क्योंकि उस टाइम पे रागों के नाम ही क्या होते थे? ग्राम राग होते थे। ठीक है, 7 ग्राम राग थे। कौन कौन से? षडज, पंचम, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, कैशिक, कैशिक मध्यम और साधारी। ठीक है, तो सबसे प्राचीन क्या आएगा आपका? ग्राम राग। उसके बाद दसविध राग वर्गीकरण, रागों को 10 भागों में बांटा शारंग देव जी ने। उसके बाद राग रागनी वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण की आलोचना किसने करी थी? नगमाथे आसफी में मोहम्मद रजा ने। ठीक है, वो वहां से निकले। थाट राग वर्गीकरण वेंकट मुखी, मेल राग वर्गीकरण माधवचार्य, रागांग राग वर्गीकरण नारायण मोरेश्वर खरे जी। ठीक है, तो एक बार ऐसे आपको वर्ड दिख गया और उसके बारे में सारे रिकॉल होने जब स्टार्ट हो जाएंगे ना, ये तैयारी जिस दिन होगी ना, उस दिन गाड़ी पार है बस, जीआरएफ। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत दर्पण के अनुसार क्रमशः शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु से संबंधित पुरुष रागों का सही समूह इंगित कीजिए। पुरुष राग शिव के मुख से निकले थे, करवाए थे श्री बसंत भैरव, श्री बसंत भैरव, मेघ और पंचम। श्री बसंत भैरव, मेघ, पंचम। ये रहा सबसे पहले श्री बसंत भैरव, मेघ, पंचम। चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका श्री बसंत भैरव, मेघ, पंचम। क्लियर? करवाए थे रागों के वर्गीकरण के टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्ग ताल में काल के मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। मार्ग ताल में काल 3 चीजें करवाई थी, इसमें 5 ऑप्शन है, आपको 3 याद करवाई थी। चित्तर, वर्तिक और दक्षिण करवाई थी। चित्तर, वर्तिक, दक्षिण, दक्षिण लास्ट में करवाई थी।
इसी सीरीज को देखो, पहले चित्र ए, वर्तिक डी और दक्षिण बी। ठीक है, ए डी बी कहां पर है? ए डी बी, ए डी और बी, ए डी बी आपका ये रहा, ए डी बी करवाया था ये मार्ग ताल में चित्तर, वर्तिक और दक्षिण आपके काल को मापने के लिए 3, इसमें 2 एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ज्यादा डिटेल में पूछा गया है। चित्रतर और चित्रतम, ई और सी पहले आएगा, चित्रतम, चित्रतर, चित्तर, दक्षिण, सॉरी चित्तर, वार्तिक और दक्षिण। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, नॉर्मली आपकी 3 ही आती है, चित्र, वर्तिक और दक्षिण, ये आपको करवाया गया था। ठीक है, तो उसी सीरीज में लगा लो ए डी सी, ए डी बी को आप सर्च कर लो, यहां से भी आपका आंसर आ जाए। क्लियर है? चलिए आगे, वाक्यकारों का काल क्रम बढ़ाते हुए लिखिए, बढ़ाते हुए आरोही क्रम में, तो वही है शारंगदेव सबसे पुराने, नहीं नहीं नहीं, हाँ राम में मत क्या था, शारंगदेव। बी फर्स्ट कहाँ पे? बी फर्स्ट ये रहा। क्लियर? सारंगदेव से, सारंगदेव के बाद राम मात्या आए, राम मात्या के बाद गोविंद जी आए, गोविंद जी के बाद शाहजी महाराज और लास्ट में आपका वीरभद्र है। ठीक है, सारंगदेव से संगीत रत्नाकर से भी आप चूज कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, पंडित अहोबल के शुद्ध स्वरों के उपयुक्त वर्णित स्थान का बढ़ता क्रम। तो शुद्ध स्वरों, अहोबल के शुद्ध स्वर लिखने थे, अहोबल के शुद्ध स्वर में क्या आएगा? पहले इनमें मध्य षड्ज, मध्यम, पंचम, गंधार, ऋषभ। रे से स्टार्ट होगा, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम और मध्य षड्ज। ऋषभ, गंधार, मध्यम, ई डी बी, ई डी बी, ई डी बी सी, ये रहा आपका ई डी बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? शुद्ध स्वर पूछे उन्होंने। ठीक है, तो ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम और लास्ट में मध्य षड्ज। क्लियर? चलिए, जातियों में लघु मात्राओं के बढ़ते क्रम अनुसार, अरे बिल्कुल सिंपल है, दक्षिण में भी थी, पुराने में भी थी, नाम से भी पता चलता है, त्रिश जाति, चतुर्श जाति। ठीक है, त्रिश, चतुर्श, खंड, मिश्र और संकीर्ण। ठीक है, तो ईडी, ईडी कहां पे है? ये रहा, ई डी बी ए सी, त्रिश, त्रिश जाति, चतुर्श जाति, खंड जाति, मिश्र जाति, संकीर्ण जाति। तीसरी जाति में लघु की मात्रा 3, इसमें 4 और आपका खंड में 5, मिश्र में 7 और संकीर्ण में 9। क्लियर? चलिए, पुंडरीक विठल द्वारा लिखित ग्रंथों को चयनित करें। पुंडरीक विठल द्वारा, राग तरिंगनी किसने लिखी है? लोचन ने लिखी है, कई बार करवा चुका, अभी अभी यहाँ पे भी 2-3 बार बता लिया। राग विबोध किन्होंने लिखी है? सोमनाथ ने लिखी है। ठीक है, तो बच गए 3, कौन से? बी, सी और ई, बी, सी और ई, ऑप्शन नंबर 1, बी, सी और ए आपका राइट आंसर, पुंडरीक विठल। ठीक है, अभी पीछे भी करवाया था, रागमाला किन्होंने लिखी थी? पुंडरीक विठल ने। ठीक है, मैंने कहा था कि ये याद रखो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन से भी आपके आंसर आ सकते हैं, बस आपको माइंड एक्टिव करके बैठना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तरब के तारों का प्रयोग किस वाद्य में नहीं होता है? तरब के तारों का प्रयोग, ठीक है, नहीं होता है। सारंगी में तरब की तारें होती हैं, सरोद में भी तरब की तारें होती हैं। ठीक है, तो बच गए आपके कौन? बी, सी, ई, बी, सी, ई आपका आंसर है। ठीक है, सारंगी में भी होती हैं, सरोद में भी आपकी तरफ की तारें होती हैं। बच गए आपके 3, भैरी, मुखवीणा और सिंगी। क्लियर? माँ, सा, वादी संवादी वाले रागों का चयन करें। ठीक है, माँ और सा। तो भैरव का आपका क्या है? सिंपल, धारे, वादी संवादी होता है। कलिंगड़ा का क्या होता है? पासा होता है। ठीक है, भैरव और कलिंगड़ा सेम सेम है, सेम जाति के हैं, प्रकृति के हैं, सॉरी। तो भैरव का धारे, कलिंगड़ा का पासा, बाकी नट भैरव, अहिर भैरव का मासा, बैरागी भैरव का मासा, नट भैरव का भी मासा। तो ए, बी और ई, ए, बी और ई आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों का चयन करें। प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग आपके कौन कौन से हैं? ए, बी और डी। भैरव है, कलिंगड़ा है, अभी करवाए थे। भैरव कलिंगड़ा संपर्क करती हैं, भैरव सुबह का है, कलिंगड़ा भी सुबह का है, और भैरवी भी आपका क्या है, संधि प्रकाश राग है। तो ए, बी और डी कहाँ है ऑप्शन में? ए, बी और आपका डी। ठीक है, भीम पलासी दिन का राग है। चलिए, पाश्चात्य संगीत की स्वर लिपियां क्या है? सोल्फा, पाइथागोरस, चीव, न्यूमस, डायटोनिक। सोल्फा स्वर लिपि है, बिल्कुल है। चीव स्वर लिपि है, बिल्कुल है। न्यूमिस है, बिल्कुल है। पाइथागोरस क्या है? स्केल है, स्वर लिपि नहीं है, स्केल है। डायटोनिक क्या है? स्केल है, ये भी स्वर लिपि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है आपके? ए, सी, डी। ए, सी, डी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पाइथागोरस भी एक स्केल है और डायटोनिक भी एक स्केल है, जैसे आपका इक्वली टेम्पर्ड स्केल है वैसे की वैसे स्केल है। ठीक है, स्वर लिपि नहीं है, नोटेशन पद्धति नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध हारमोनियम वादक हैं? हारमोनियम वादक अप्पा जी हारमोनियम वादक हैं, बिल्कुल है। ब्रजभूषण काबरा गिटार बजाते हैं, गिटार बजाते हैं। महमूद धौलपुर हारमोनियम वादक हैं। तुलसीदास हारमोनियम वादक हैं। भजन सोपारी क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं, संतूर बजाते हैं। तो कौन, क्या क्या ऑप्शन बच गए आपके? ए, सी और डी। ए, सी, डी कहाँ है आपका? पहला ही ऑप्शन में ए और सी और डी। ब्रजभूषण काबरा आपके गिटार बजाते हैं, इंपॉर्टेंट नाम है। भजन सोपारी आपके संतूर बजाते हैं। क्लियर, बाकी आपके हारमोनियम वादक है। चलिए, मतंग की गीत या मतंग की 7 गीती थी, शुद्धा, भिन्ना, गोड़ी, बेसरा, साधारणी, भाष्या और विभाषा। उसमें से क्या है? मतंग ने शुद्धा को ही चौकसा कहा, ये भी आएगी। बेसरा भी उन्होंने माना है, राग गीति भी उन्होंने कहा है। ठीक है, बेसरा को राग गीति कहा है। ठीक है, तो उनकी क्या आएगी? ए। ये तो बाकी तो है ही नहीं, दुर्ग शक्ति गीति नहीं होती, याष्टिक गीति नहीं होती। ठीक है, तो सी और डी, सी और ई को हटा दो, ए, बी, डी। ए, बी, डी क्या आएगा आपका? ये आएगा। क्लियर। चलिए, अब वैसे मतंग ने शुद्धा को ही चौकसा कहा था, लेकिन और बेसरा को राग गीति कहा था, लेकिन बाकी दो इसमें है ही नहीं, गीतियों के नाम ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यही आएगा। क्लियर। चतुश्रुतिक श्रुतियां चयनित करें। 4 श्रुतिक श्रुतियां। अब इसके लिए तो भाई 22 की 22 श्रुतियों के नाम याद होने चाहिए आपको। तिवरा कुमुदती मंदा छंदोवती। तिवरा कुमुदती सा की श्रुति। तिवरा कुमुदती मंदा छंदोवती। दयावती रजनी रक्तिका, रे की श्रुति, दयावती रजनी रक्तिका। ठीक है, रोद्री क्रोरता, गा की। वर्जिका प्रसारणी प्रीति मार्जनी, प्रसारणी आ गई माँ की। वर्जिका प्रसारणी प्रीति मार्जनी। श्रीति रक्ता, रक्ता आ गई आपकी पा की। श्रीति रक्ता संदीपनी अलापनी, पा की। मदंती रोहिणी रम्या, रम्या आ गई आपकी धा की। मदंती रोहिणी रम्या, और क्या? और सोफनी। ठीक है, तो इसमें आपकी 4 श्रुति में कौन सी है? सा की 4 श्रुति, माँ की 4 श्रुति और पा की 4 श्रुति। तो ए, डी और ई। ए, डी, ई आपका क्या है? तीसरे नंबर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको सभी स्वरों की जो है श्रुतियां याद होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ही तुक्के मार के आओगे फिर। ठीक है, और मूर्छनाएं और श्रुतियों को याद करने की ट्रिक जो है वो बता रखी है आपको, चैनल पे जाके देख सकते हैं। कौन सी श्रुति गंधार की नहीं है? गंधार की 2 ही श्रुति होती है, रोद्री और क्रोरता। ठीक है, बाकी 3 आपकी नहीं है। प्रसारणी, प्रीति और मार्जनी ये नहीं है, तो ए, बी और डी। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर 2 आपका। ठीक है, गमक के प्रकार, गमक के त्रिभिन्न। गमक का प्रकार है त्रिप है, कुरुल है। गमक के प्रकार है अचरक, और लडंत जो है वो आपकी तान होती है। ठीक है, तो गमक के प्रकार हैं आपके बी, डी और ई। बी, डी, ई ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए, एक तरफ आपके दिए गए हैं भाव, दूसरे तरफ आपके दिए गए हैं रस। अब पहले तो ये है कि भरत ने टोटल भाव कितने माने थे? टोटल भाव माने उन्होंने 49। 8 सताई भाव, 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भाव। सताई,
संचारी और सात्विक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचारी से कई बार आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है। दूसरा रस। रस में क्या है? भरत ने कितने रस माने हैं? भरत ने 8 रस माने। 9वां रस किसने माना? 9वां रस अभिनव गुप्त ने। 10वां रस विश्वनाथ ने। और 9वां रस क्या था आपका? शांत रस। 10वां रस क्या था? वात्सल्य, विश्वनाथ ने। 11वां रस क्या है? भक्ति, आधुनिक रस है भक्ति। सारा पता होना चाहिए। ठीक, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भरत ने 8 रस माने। 9वां रस अभिनव गुप्त ने शांत रस। 10वां रस रस आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य। और 11वां रस भक्ति रस। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो चलिए, रति भाव कहाँ होता है? श्रृंगार में होता है। यहीं से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए का थर्ड कहाँ पे है? ए का थर्ड यहाँ पे है। रति भाव श्रृंगार में होता है। ए का थर्ड, बी का 4 जुकुप्सा विभत्स में जाएगा। निर्वेद, निर्वेद आपका शांत में जाएगा। वेद आपके शांति होते हैं। निर्वेद आपका शांत में जाएगा। विस्मय आपका अद्भुत में जाएगा। क्लियर? रति श्रृंगार का होता है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है ग्रंथ और लेखक। तो ग्रंथ भारतीय संगीत का इतिहास, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। राग रहस्यम, ये एक ने ही लिखा है, राग रहस्यम, आचार्य बृहस्पति जी ने। इससे देखो सी का फर्स्ट कहाँ है? सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। भारतीय संगीत में ताल और रूप विधान लिखा सुभद्रा चौधरी जी ने। ठीक है। भारतीय संगीत का इतिहास लिखा ठाकुर जयदेव जी ने। ठीक है। राग रहस्य लिखा आचार्य बृहस्पति जी ने। और नारदीय शिक्षा की टीका लिखी विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी ने। क्लियर? चलिए, वही दक्षिणी राग और हिंदुस्तानी राग आपस में कौन कौन से हैं? मोहन्नम बताया था सबसे पहले। मोहन्नम भूपाली के समान इंपॉर्टेंट है। हिंडोलम मालकोस के समान है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों देख लो। बी का 3 और डी का 1। बी का 3, डी का 4 नहीं। बी का 3, डी का 1, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ए का 4 शुद्ध सावेरी दुर्गा। और आपका बच गया क्या? हंसानंदी आपका हो जाएगा सोहनी। क्लियर? चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। मोहन्नम याद रखना और मालकोश याद रखना। ठीक है। शुद्ध सावेरी भी कई बार पूछा जाता है, दुर्गा। क्लियर? ठीक है। मेल राग वर्गीकरण, राग राग वर्गीकरण। राग राग वर्गीकरण से क्लियर हो जाएगा। राग राग वर्गीकरण किया था नारद जी ने। ठीक है। मेल राग वर्गीकरण किया था माधवाचार्य विद्यारण्य जी ने। ठीक है। और थाट राग वर्गीकरण किया था पातखंडे जी ने। संस्थान राग वर्गीकरण किया था आपका लोचन जी ने। तो ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ। हाँ, बस ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड। थर्ड राग वर्गीकरण भातखंडे जी ने। और डी का आपका 3। क्लियर? चलिए ना, संगीत चूड़ामणि, संगीत राग कल्पद्रुम, अष्टाध्यायी, ताल लक्षण। ताल लक्षण किन्होंने लिखा था? इंपॉर्टेंट है, कोहल जी ने लिखा था। अष्टाध्यायी किन्होंने लिखा था? महर्षि पाणिनि ने लिखा था। यही से आपका क्लियर हो जाएगा। सी का 4, डी का 3। सी का 4, डी का 3, ऑप्शन नंबर 3 में। ए का 2, बी का फर्स्ट। संगीत चूड़ामणि, अरे ए का 2, कहाँ 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 कहाँ? नहीं, एक मिनट। ताल अष्टाध्यायी इन्होंने लिखा था। सी का 4, डी का 2। सी का अच्छा, ये ऑप्शन नंबर 4 है। इसमें तो डी का 3 है। 3 है, ओके। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आएगा आपका। क्लियर? मैं क्लियर था यार। ताल लक्षण तो कोहल जी ने लिखा है। एक आएगा 3 आपका। संगीत चूड़ामणि किन्होंने लिखा है? जगदे कमल जी ने। ठीक है। और बच गया आपका संगीत राग कल्पद्रुम, लिखा है कृष्णानंद व्यास जी ने। क्लियर है? अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि ने। ताल लक्षण कोहल जी ने। संगीत चूड़ामणि जगदे कमल जी ने। इंपॉर्टेंट है संगीत चूड़ामणि भी। ठीक है, 2-3 बार आ चुका है आपका। इसी इसी उसमें 2-3 बार आ चुका है पेपर में। चलिए, कर्नाटकी पद्धति के गीत हिंदुस्तानी। लाली झूला झूले, लाली याद करवाया था। लाली झूला, लाली झूला झूले।
ठीक है, वर्णमुमरी। ठीक है, इससे देखो फर्स्ट का सेकंड, सी का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड, सी का थर्ड, ये रहा ऑप्शन नंबर आपका 2। फर्स्ट का सेकंड, सी का थर्ड, बी का वन, तल्ला आएगा आपका पालना, और डी का आपका आएगा फोर्थ। सवरावली अलंकार, ये भी इससे भी पहचान सकते थे। अलंकार क्या होता है? सवरावली। क्लियर? चलिए, एक तरफ गुरु हैं, दूसरे तरफ शिष्य दिए गए हैं। ठीक है, एक तरफ गुरु हैं, दूसरे तरफ शिष्य हैं। अल्लाह दियां खां के शिष्य कौन है? अल्लाह दियां खां के शिष्य थे निखिल बैनर्जी। अल्लाह रखा खां के पुत्र कौन थे? जाकिर हुसैन जी। ठीक है, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2। वजीर खां के थे शिष्य थे हाफिज अली खां, और विलायत खां के थे अरविंद पारेख जी। ठीक है, तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, ए का 3, बी का 2, सी का 4, ये रहा, डी का फर्स्ट आएगा। विलायत खां का क्या आएगा आपका? अरविंद पारेख। क्लियर? अल्लाह दियां खां के तो वो थे। ठीक है, अल्लाह रखा खां पटियाला घराने से थे, जाकिर हुसैन उनके पुत्र थे और तबला बजाते थे। ठीक है, चलिए, श्रुति नाम आंदोलन संख्या। मदंती, रोहिणी, रम्या, वर्जिका, पार्शनी, संदीपनी, लापनी और दयावती, रजनी, रक्तिका। मदंती, रोहिणी, रम्या। मदंती, रोहिणी, रम्या किसकी है? धा की है। रम्या भी धा की है। वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, माँ की। दयावती, रजनी, रक्तिका, रे की। ठीक है, अब देखो दयावती, रे का कितना है? 240, 270। रे का क्या आएगा? 270। माँ का क्या आएगा? 240, 270, 300, 320। माँ का 320। दहा का क्या आएगा? दहा का है 405। दहा का 405। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन इन्होंने बना दिया। अब देखो बाकी जो 3 श्रुतियां दी गई थी, मदंती, वर्जिका, दयावती, ये उस स्वर की फर्स्ट श्रुतियां है, फर्स्ट श्रुति है। आधुनिक टाइम पे पाखंडे जी ने क्या किया है? स्वरों को कहाँ पे स्थित किया है? पहली श्रुति पे स्थित किया है, तो उनकी आंदोलन संख्या ठीक है, लेकिन धा की ही बीच की दे दी, मदंती, रोहिणी, रम्या, लास्ट वाली श्रुति दे दी। ठीक है, अब उसका मान कितना आएगा? देखो धा का कितना है? धा का माना जाता है 405 या 400। ठीक है, वेस्टर्न और उसमें। नी का कितना माना जाता है? नी का माना जाता है 450। तो धा और नी के रम्या कहाँ पे आएगी? इन दोनों के बीच में आएगी। इन दोनों के बीच की वैल्यू कहाँ है? 432। समझ में आए? श्रुतियों के नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, स्वरों के हिसाब से याद होना क्यों इंपॉर्टेंट है? आ गया समझ में? बाकी जो 3 दी गई थी वो पहली श्रुति थी स्वरों की, और स्वर पहली श्रुति पर ही आज के आधुनिक टाइम पे स्थित हैं। उनकी आंदोलन संख्या एग्जैक्ट थी, लेकिन एक श्रुति बीच की दे दी गई। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्वर की श्रुति है, फिर उससे अगले और उसमें जो है बीच में जो संख्या है वो देखो। क्लियर? चलिए, उसके बाद है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ, ये है फोक्स टेवेज का म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, और एच पे पोपले का म्यूजिक ऑफ इंडिया। ये 2 याद रख लो, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट, ये रहा राइट आंसर आपका। ठीक है, ये 2 नाम याद रख लो बस वेस्टर्न में, म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान और म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है आपका सेमी ब्रू, आपके वेस्टर्न के हैं, और सवर का जो है उसका मात्राओं के हिसाब से सेमी ब्रू, क्रोचेट, सेमी क्वेयर और क्वेयर। तो सेमी ब्रू क्या होता है? एक पूरा स्वर के समान होता है। सेमी ब्रू होता है एक स्वर के समान होता है। क्लियर? सेमी ब्रू स्वर के समान होता है। क्रोचेट, क्रोचेट क्या होता है? क्रोचेट होता है आपका स्वर का चौथा हिस्सा, स्वर का चौथा हिस्सा। क्वेयर क्या होता है? स्वर का 8वां हिस्सा। सेमी क्वेयर क्या होता है? स्वर का 16वां हिस्सा। ठीक है, तो ए का 4, 1 2 3, ए का 4, 1 2 3, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। इनके साइन भी होते हैं। सेमी ब्रीव का साइन क्या होता है? ये होएगा। ठीक है, और क्रोचेट का क्या होएगा? क्रोचेट का आपका ये होएगा, ये। ठीक है, ये खाली 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 भरा हुआ नहीं, खाली। ठीक है,
कवेयर का क्या होएगा, भरा हुआ आपका और ये वाला, और सेमी कवेयर का क्या होएगा, भरा हुआ ये आपका और दो उसमें डंडे आ जाएंगे, ये जो पीछे ये लगे हुए हैं ना ऐसे, ये इसके साइन। क्लियर, इसको मिटा देता हूँ। क्लियर, ये सेमी ब्रेव का, ये क्रोचेट का, और ये सेमी कवेयर का, और ये कवेयर का है। क्लियर, चलिए लो लास्ट 10 क्वेश्चन बच गए बस, दो आपके इसमें वो आए थे, गद्यांश आए थे। क्या लिखा है इसमें, नाट्य शास्त्र के चतुर्थ अध्याय में भरत ने स्वाति मुनि के द्वारा, इसका मेन चीज को हाईलाइट करते चलेंगे, ठीक है। स्वाति मुनि, भरत ने स्वाति मुनि के द्वारा पुष्कर आदि अवनद वाद्यों के विकास को बताया है, अवनद वाद्यों के विकास को बताया है। पुष्कर आदि वाद्यों की उत्पत्ति के बारे में नाट्य शास्त्र में वर्णनांत है, नाट्य शास्त्र में लिखा गया है। जब आकाश में बादल छाए हुए थे तभी स्वाति मुनि जल लाने के लिए सरोवर पर गए थे। तभी वेग पूर्वक वर्षा होने लगी, वायु वेग से सरोवर में पानी की बड़ी बड़ी बूंदों के गिरते समय कमल की बड़ी बड़ी पत्तियों मध्य छोटी पत्तियों बूंदों के विभिन्न ध्वनियों को सुना और आश्चर्यचकित होकर अपने मन में धारण किया तथा विश्वकर्मा की सहायता से मत्रिका, पुरुषक, पाणव, दुर्दुर वाद्यों का निर्माण कर डाला। देखा नॉर्मली इसमें क्या 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 बताया गया है कि स्वाति तिरुनल जो थे, क्या हो गया, स्वाति तिरुनल जो थे वो पानी लेने के लिए गए बरसात में, वो जब सरोवर में उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदे कमल के बड़ी पत्तियों पर, छोटी पत्तियों पर, बीच की पत्तियों पर जब पड़ रही हैं तो अलग अलग साउंड हो रहा है, और इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने 3 अवनद वाद्य बनाए, पुष्कर, पर्णव और धुरधुर। क्लियर, वाद्यों का निर्माण किया। देवताओं की दुदंबी के सामने रखकर मुरुज, आलिंग्य तथा आंकिक्य नामक चरम वाद्यों की रचना की। विचार व परीक्षण में दक्ष मुनि ने मृदंग व दुर्दु और पर्णव वाद्यों को चमड़े से मंडकर उनके रस्सी तथा तंतुओं से बांध दिया। इसके पश्चाताप उन्हें झल्लरी तथा पठय जैसे वाद्यों की लकड़ी तथा लोहे से बनाते हुए उन्होंने भी अलग अलग वाद्यों की उन्होंने चमड़े से बांध दिया, मतलब कई प्रकार के वाद्य उन्होंने बनाए। भरत ने अवनद वाद्यों के 100 भेद माने हैं, इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार। उनमें से 3 प्रमुख माने, 3 प्रमुख कौन कौन से, मृदंग, पर्णव और दुर्दुर। क्या हो गया इसको, ठीक है। भरत के अनुसार अवनद में मृदंग तथा दुर्दुर तथा अंगभूत अर्थात प्रमुख वाद्य है, झल्लरी तथा पटय प्रत्यंगभूत है। अंगभूत में क्या है, मृदंग तथा दुर्दुर, और झल्लरी तथा पटय किसमें है, प्रत्यंगभूत में। क्लियर, तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। एक मिनट, क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि मृत्तिका, पुष्कर व प्रणव वाद्यों का निर्माण किस आचार्य ने किया, तो किसने किया था, स्वाति तिरुनल, स्वाति जी ने किया था, स्वाति तिरुनल जी ने बारिश से प्रभावित होकर किया था। क्लियर। दूसरा, भरत ने कितने अवनद वाद्यों को माना, 100 अवनद वाद्यों को माना, जिसमें से 3 प्रमुख थे। क्लियर, अभी पढ़ा। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार पुष्कर आदि वाद्यों की उत्पत्ति का संदर्भ किस ग्रंथ में है, नाट्य शास्त्र में। अभी ये पीछे पढ़ा था, क्या हो गया, एक मिनट भाई, ये रहा, नाट्य शास्त्र में वर्णित है, ये लिख रखा, नाट्य शास्त्र में वर्णित है। क्लियर। जब भी इसमें हाइलाइटर यूज करते हैं ये स्लो हो जाता है, देखना, ठीक है। तो भरत अनुसार 3 प्रमुख वाद्यों में से एक हैं, 3 प्रमुख वाद्यों में से दुर्दुर, पटय, झल्लरी, डमरू, तो इनमें से एक क्या है, पटय, सॉरी दुर्दुर, दुर्दुर, ठीक है। क्या नाम थे इनके, अरे यार, मृदंग, पर्णव और दुर्दुर, ये 3 मुख्य थे, 100 में से 3 मृदंग, पर्णव और दुर्दुर, ठीक है। तो उनमें से एक क्या है, दुर्दुर जो है इंपॉर्टेंट है। भरत के नाट्य शास्त्र अनुसार प्रत्यंग भूत में वाद्य किसे कहा है, प्रत्यंग भूत में आपका आएगा झल्लरी। क्लियर। चलिए लास्ट आपका जो है,
लास्ट के आपके 5 क्वेश्चन, लास्ट में गद्यांश। हिंदुस्तानी गायन वादन में बंदिश से तात्पर्य है, बंदिश के ऊपर है, एक निश्चित स्वर साहित्य रचना। बंदिश किसी विशेष राग में निर्मित होती है, इंपॉर्टेंट, बंदिश किसी विशेष राग में निर्मित होती है। इसे गाने अथवा बजाने के साथ तबला व पखावज द्वारा मिलाया जाता है और सारंगी, वायलिन तथा हारमोनियम द्वारा सुस्वर प्रदान किया जाता है। ठीक है, ताल के लिए इसमें तबला, पखावज और स्वर के लिए सारंगी, वायलिन तथा हारमोनियम। बंदिश मानव संरक्षित गायन हेतु संगीत को साहित्यता प्रदान करती है। इस प्रकार स्वर, लय और पद में सुशब्द और नियोजित स्वर रचना को बंदिश कहते हैं। क्लियर। बंदिश शब्द प्रबंध का पर्याय है। जिस प्रकार प्रबंध का अर्थ सुंदर, श्रेष्ठ व व्यवस्थित रचना है, उसी प्रकार बंदिश का अर्थ राग, स्वर, ताल, लय व शब्दों का बंधन है। बंदिश का शाब्दिक अर्थ है बांधने की क्रिया। क्लियर। तो बंदिश के ऊपर सारा का सारा डिपेंड है। चलिए, हिंदुस्तानी गायन वादन में बंदिश से तात्पर्य क्या है? बंदिश से तात्पर्य है स्वर, ताल तथा पद में बंद रचना। क्लियर। चलिए, स्वर युक्त संगति के लिए गायन की बंदिशों में किन वाद्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्वर युक्त संगति के लिए तो सारंगी, वायलिन और हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है, घटम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? घटम आएगा। क्लियर। शास्त्रीय गायन में बंदिशों की लय संगत किस वाद्य से नहीं की जाती है? तबला, पखावज, मृदंग से की जाती है, ढोलक से नहीं की जाती है। तो ढोलक आपका क्या है? आंसर। स्वरूप के अर्थ में बंदिश की प्राचीन संज्ञा क्या है? बंदिश को किसके समान माना गया है? प्रबंध के समान माना गया, क्योंकि प्रबंध का अर्थ भी क्या था? बंधी हुई। ठीक है, प्रबंध का अर्थ भी क्या था? बंधी हुई। लास्ट क्वेश्चन आपका, शास्त्रीय गायन में बंदिश रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? किसी राग में रचित होना। शास्त्रीय गायन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किसी राग में रचित होना। क्लियर। ये था आपका दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर जो हमने सोल्व किया। कैसा लगा आपको? ठीक है, ये पेपर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था, कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमसे कनेक्ट हो सकते हो आप इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप पे। हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनका भी पेपर है। ठीक है, तो ठीक है, आप तैयारी करते रहिए, बाकी भी और भी PYQ हम ऐसे ही यहाँ पे लेके आते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।